प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के अपवर्तन अध्याय का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने इस प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम कुछ विशेष घटनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहली घटना होती है, हम इसमें बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण की जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। मेरी भाषा पे ध्यान देना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम में आपतन कोण के उस विशेष मान के लिए जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण थीटा सी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कैसे समझेंगे हम इसे? यहां पे हमारे पास जल है, जल सघन माध्यम है, यहां पे वायु है। जल में एक प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है, प्रकाश की किरण अभिलंबत आपतित होती है, जैसे जाती है वैसे ही बाहर निकल जाती है, ना अपवर्तन होता ना परावर्तन होता। जब प्रकाश की किरण किसी कोण पे आपतित होती है तो वो अपवर्तित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह विशेष मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। यह प्रकाश की किरण कहां से जा रही थी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यह क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण थीटा सी कहलाएगा। कांच के लिए कितना है ये? 42 डिग्री। और जल के लिए कितना है ये? 48 डिग्री। मतलब अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है और आपतन कोण का मान 42 डिग्री होगा तो R 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जल के लिए कितना होगा? अगर आपतन कोण का मान सघन माध्यम में 48 डिग्री होगा तब अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब एक टर्म आती है, उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंग्रेजी में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम में यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान किससे हो गया? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए कंडीशन है कि पहली कंडीशन क्या है? प्रकाश की किरण किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अब क्रांतिक कोण और उसमें संबंध क्या होगा? देखो इधर, यहां पे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। म्यू। देखो, क्रांतिक कोण के लिए I = थीटा सी के लिए R कितना है? R 90 डिग्री है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। यहां प्रकाश की किरण कैसे जा रही है? यहां प्रकाश की किरण जा रही है जल से वायु में, जल से वायु में।
तो डब्ल्यू म्यू ए, डब्ल्यू म्यू ए क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना हो गया, साइन थीटा सी। साइन आर कितना हो गया, साइन 90 डिग्री। तो डब्ल्यू म्यू ए किसके बराबर आ गया, साइन थीटा सी। प्रकाश के उत्क्रमणीयता सिद्धांत से एम ई डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए। तो एम ई डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो एक रिलेशन आ गया, एम ई डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने में भी। यह संबंध है किसमें, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। अब क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे। आपने देखा हीरा चमकता है। हीरा क्यों चमकता है, हीरा एक पत्थर होता है, इसे तराशा जाता है, इसको विशेष कोणों पे तराशा जाता है। तो विशेष कोणों पे तराशने से क्या होता है, इसके अंदर प्रकाश जो एक बार प्रवेश कर जाता है वो हीरे के अंदर ही रहता है। अगर इसकी कटिंग प्रॉपर नहीं होती ना तो ये साधारण पत्थर रह जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। इसकी कीमत क्या है, इसको तराशने में, इसको क्या किसमें है, तराशने में। तो कांच जो हीरा चमकता है, हीरा चमकने का कारण है इसका क्रांतिक कोण बहुत कम है। कितना है, 24 डिग्री। कितना है इसका क्रांतिक कोण, इसका क्रांतिक कोण है 24 डिग्री। और अपवर्तनांक कितना है, 2.46। 24 डिग्री 26 मिनट ऐसे ही कुछ है। तो प्रकाश जब एक सिरे से दूसरे सिरे पे आपतित होता रहता है तो वो क्या होता है, बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि जब आपतन कोण का मान 24 डिग्री 26 मिनट से ज्यादा होगा तभी वो बाहर निकलेगा प्रकाश, बाहर प्रकाश नहीं निकल रहा। तो कुछ ही भागों से जहां पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है, उसी भाग से प्रकाश बाहर निकलता है और वहां एक किरण पुंज दिखाई देता है, वो उसकी चमकाहट होती है। रेगिस्तान की मरीचिका, आपने मरीचिका सुना है, मरीचिका होती क्या है। आप इसे जनरल जब रोड पे चलते हैं ना, बहुत गर्मी होती है दिन के समय, 11, 12, 1 बजे के समय, सड़क पे जो कोलतार की सड़क होती है, तो कोलतार की सड़क पे हमें आगे लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है, पानी होता नहीं है, वो भी मरीचिका है। पर रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है, जब रेगिस्तान में हम ट्रेवल करते हैं ना तो क्या होता है, ये एक पेड़ है, यहां पे एक व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को जो ये सैंड है हमारी, जो रेत है, ये रेत है ना हमारी, रेत क्या करती है, सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब ऊष्मा को। इस कारण यहां पे बहुत सारी लेयर बन जाती है। कैसी लेयर बन जाती है, वायु की सघनता के लिए ये सबसे विरल होती है और यहां पे ये सबसे सघन है। प्रकाश की किरण आई, अविलंब से दूर अड़गी, अविलंब से दूर अड़गी, अविलंब से दूर अड़गी, तो यहां पे क्या हो जाता है, पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, इस लेयर से पूर्णांतिक। हम कैसे देख सकते हैं, हम तो सीधा देख सकते हैं। जब हम सीधा देखते हैं तो हमें पेड़ कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। ये अविलंब से दूर हट गई, ठीक, तो हम कैसे देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो हमें पेड़ कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जा रही है, अविलंब से दूर हटती जा रही है, अविलंब से क्या होती जा रही है, दूर हटती जा रही है। एक स्थिति यहां पे ऐसे आती है कि यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, एक स्थिति, व्यक्ति की एक स्थिति के लिए। तो उसमें क्या लगता है, पेड़ हमें उल्टा दिखता है। पेड़ उल्टा कहां दिखाई देता है, जो किसी तालाब के किनारे होता है। तो जो रेगिस्तान में सफर करते हैं वो सोचते हैं वहां पानी है, और वो जाते हैं वहां पे पानी नहीं होता। हमारे पास एक परखनली है, इस परखनली में एक बीकर है, सॉरी, इसमें एक परखनली डाल रखी है। प्रकाश प्रवेश करता है, गिरता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात क्या चला जाता है, यहां पे चला जाता है। क्यों, एक स्थिति के लिए, परखनली की एक स्थिति के लिए जो जिसमें के अंदर वायु भरी हुई है, यहां वायु है, यहां पे क्या है, जल है। जब प्रवेश करता है प्रकाश तो क्या होगा, प्रवेश करने के बाद
यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, ये टेस्ट ट्यूब हमें कैसी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। ये बहुत कॉमन चीज होती है, उदाहरण है जो मैं बता रहा हूं। अगर सुबह के टाइम देखो, अगर ओस की बूंद किसी पत्तियों पे पड़ी हुई है, किसी पेड़ की पत्तियों पे पड़ी हुई है और सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है, तो वो चमकीली दिखाई देती है। क्यों चमकीली दिखाई देती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे शीशा टूट जाता है, शीशा बीच में से क्रैक हो जाता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो भी चमकीला दिखाई देता है। उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब एक मछली को कितना संसार दिखाई देता है? एक मछली को कितना संसार दिखाई देता है, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ये हमारी एक मछली है, ये मछली की आंख है, ठीक है साहब। मछली की आंख से ये हमारा तालाब है, प्रकाश की किरणें किस पे आपतित हो रही है? ये क्रांतिक कोण पे। किस पे आपतित हो रही है? क्रांतिक कोण पे। इससे ज्यादा कोण पे जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इतने भाग से मछली को संसार दिखाई देता है, ये मछली का संसार कहलाता है। ये त्रिज्या आर होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी? एच होगी। ये कोण कितना है? थीटा सी। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा। देखो टेन थीटा सी क्या होता है? आर अपॉन एच। टेन थीटा सी क्या होता है? आर अपॉन एच। और एक चीज और होती है, यहां पे साइन थीटा सी किसके बराबर होगा? 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो ए म्यू डब्ल्यू किससे निकल जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा सी से। सॉरी, थीटा सी किससे निकल जाएगा? साइन इनवर्स 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू से। जब साइन थीटा सी निकल जाएगा तो आर क्या होता है? एच टेन थीटा सी। इससे टेन थीटा सी की वैल्यू रखेंगे तो जो क्षेत्रफल जिससे मछली का संसार दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। देखो इस त्रिभुज में देख लो, टेन थीटा सी किसके बराबर होगा? आर अपॉन एच। और नेमिंग कर देते हैं, यहां पे आई है, ई ओ ए। तो ये क्या होता है? टेन थीटा सी यहां पे कितना हो जाएगा? ओ ए अपॉन ओ ई, आर अपॉन एच। ये मछली का संसार है। इसी तरह कोई हम स्रोत रखते हैं तो स्रोत से कितना प्रकाश, कितने क्षेत्रफल से प्रकाश बाहर निकल रहा है, उसकी भी गणना कर सकते हैं। अब हम आते हैं किस पे? प्रिज्मों पे। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। किस पे आ रहे हैं? पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। इसके लिए स्पेशल प्रिज्म यूज करते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं? जो प्रकाश आपतित होता है उसे पूर्ण परावर्तित करते हैं। जो आपतित होता है पूर्ण परावर्तित, मतलब कुछ पार्ट भी एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इन्हें पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहा जाता है। हर प्रिज्म ऐसा नहीं करता है, केवल विशेष प्रिज्म में ही और विशेष परिस्थिति में ही हमारा क्या होता है? पूर्ण परावर्तन होता है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। देखो हमारे पास इसके लिए, कांच के लिए क्रांति कोण 42 डिग्री है। जब भी आपतन कोण का मान 42 डिग्री से होगा तो क्या होगा? हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी क्या है? 45 डिग्री। प्रकाश की किरण आपतित हुई यहां पर, ना परावर्तन होगा ना अपवर्तन, अभिलंबित आपतित हुई है। ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। यहां पे आई का मान किससे हो गया? 45 डिग्री से ज्यादा हो गया। आई क्या है हमारा? 45 डिग्री, जो किससे अधिक है? 42 डिग्री से, मतलब क्रांति कोण से ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यह कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल विचलन कितना होगा? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहला कितना हुआ? 90 डिग्री विचलन। हमें
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, पूर्ण तीव्रता की प्रकाश मिला, लेकिन विचलन कितना हुआ? 90 डिग्री। दूसरे केस में 180 डिग्री विचलन की बात करेंगे। 180 डिग्री विचलन में क्या होगा? ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहां पे क्या हुआ? ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहां पे ये 45 डिग्री कोण हो जाएगा, 45 डिग्री 42 डिग्री से ज्यादा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर यहां पे अभिलंब डाला, यहां पे फिर 45 डिग्री किससे ज्यादा? 42 डिग्री से आगे, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये आ गया। तो यहां पे टोटल विचलन कितना हो गया? 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तीसरा भाग करेंगे हम, वस्तु के आकार में बिना परिवर्तन किए उसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा प्रतिबिंब। वस्तु से प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है, क्या हुआ यहां पे? यहां पे हुआ अपवर्तन, यहां पे क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहां पे क्या हुआ? अपवर्तन। तो जो वस्तु PQ थी वो उल्टी होगी, उल्टी बन गई। तो इसमें उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है, बिना तीव्रता के परिवर्तन के, बिना आकार के परिवर्तन के। इसमें किस कारण हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। तो इसमें 90 डिग्री विचलन अगर हमें चाहिए तो प्रिज्म को ऐसे प्रयोग करेंगे, 180 डिग्री विचलन चाहिए तो हम ऐसे प्रयोग करेंगे, और हमें उल्टा प्रतिबिंब चाहिए बिना आकार में परिवर्तन किए तो हम इस तरह से प्रिज्म को यूज करेंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाशिक तंतु। ये प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रकाशिक तंतु की। ये किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। आजकल आपने नई टेक्नोलॉजी शुरू होगी, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। तो प्रकाशिक तंतु का अंग्रेजी में नाम ऑप्टिकल फाइबर ही है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन में भी, हर तरह में भी। प्रकाशिक तंतु, इसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यह ऐसी युक्ति है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है। किस सिद्धांत पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसकी रचना क्या होती है? रचना समझते हैं हम। इसमें दो भाग होते हैं, एक भीतरी भाग, एक बाहरी भाग। भीतरी भाग को कोर कहते हैं, कोर। अब बाह्य भाग को एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, इसे क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग। जो कोर के भाग का, जो कोर के भाग का अपवर्तनांक होता है, जो कोर के भाग का अपवर्तनांक होता है वो क्लेडिंग के भाग से क्या होता है? अधिक होता है। ये सबसे बड़ी वो होती है कि जो अंदर वाले भाग है, कोर का जो अपवर्तनांक है वो क्लेडिंग से क्या है? ज्यादा है। इसमें क्या होता है? प्रकाश एक बार प्रवेश करता है और यहां पे जहां प्रवेश करता है और यहां पे अगर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगातार होता रहता है और ये क्या होते हैं? बाहर निकल जाती है। प्रकाश क्या होता है? अंत में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, बिना तीव्रता परिवर्तित हुए, बिना ऊर्जा परिवर्तित हुए। और आज की डेट में हम कई हजार किलोमीटर तक इस ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु को यूज करके सिग्नल को बिना डिले हुए, बिना लॉस हुए हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं, संचरित कर सकते हैं। तुमने देखा होगा आजकल जो लाइनें बिक रही है ऑप्टिकल फाइबर की बिक रही है, प्रकाशिक तंतु की। एक पाइप में हजारों प्रकाशिक तंतु होते हैं, हजारों, छोटे छोटे, बहुत माइक्रोन साइज होता है इसमें। और मजे की बात है
कि इसमें एक साथ 5000 सिग्नल एक साथ चलते हैं विदाउट डिस्टरबेंस। मतलब पहले क्या होता था, पुराने जमाने में 2 तार होती थी, एक आवाज आने की, एक आवाज जाने की, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति कॉल कर सकता था। अब क्या है, अब देखो टेक्नोलॉजी, एक छोटी सी जिसका साइज माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर में, और उसी में से एक साथ 5000 सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, जो नई अब लेटेस्ट चल रही है 5000। तो कितनी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है। तो ये किस कारण है, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो पेट में जो प्रॉब्लम हो जाती है अंतःदर्शी, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं, डॉक्टर सलाह करता है। उस एंडोस्कोपी में क्या होता है, आपके मुंह से कैमरा और ऑप्टिकल फाइबर उससे कनेक्टेड होती है, प्रकाशिक तंतु तो कनेक्टेड होता है, वो पेट में डाला जाता है। कुछ उसमें बहुत सारे होती है ना पाइप्स, एक पाइप में बहुत छोटी छोटी पाइप होती है, तो कुछ पाइपों से प्रकाश डाला जाता है, वो हमारे पेट से परावर्तित होकर वापिस आता है। जब परावर्तित होकर वापिस आता है तो हम क्या देखते हैं, हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई अल्सर वगैरह प्रॉब्लम है या कोई और है, तो उसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आजकल आपने देखा होगा, सजावट के लैंपों में भी ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रही है। तो और सबसे बड़ी बात होती है, ऑप्टिकल फाइबर ना जमीन के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल भेजा जाता है उस सिग्नल को जल्दी से कोई ट्रेस नहीं कर सकता। वायु वाले को तो आप कैच कर लोगे, जो जमीन के अंदर आपने ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। बच्चों, जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भौतिकी को बहुत साधारण और सजग, मतलब सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी कोशिश कुछ बच्चों को पसंद भी आ रही है, जो बच्चे पसंद आ रही है कमेंट भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। बेटे उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जिन नए बच्चों ने आज पहली बार वीडियो देखा है, बेटे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, इकाई 1 से इकाई 6 तक जितना भी मैंने आज लेक्चर किए, सब कंप्लीट सिलेबस मैं करवाता हुआ जा रहा हूं। और आगे मेरी कोशिश है कि क्लास 12 के लिए जैसी डिमांड आ रही है कि मैं न्यूमेरिकल भी आपको दूं बेटा, तो ये डिमांड भी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो बेटे, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उन बच्चों को शेयर जरूर कीजिए बेटे जिनको भी प्रॉब्लम है, जो जैसे आपको किसी ने शेयर किया, आपको बताया, इसी तरह आप उनको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।